स्टूडेंट्स, व्यवहारवाद का अध्ययन करते समय हमने दो विशेष बातों पर गौर किया था कि व्यवहारवाद का उदय परंपरावादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ था और इसलिए व्यवहारवाद ने मूल्यों के अध्ययन के स्थान पर तकनीक, पद्धति और वैज्ञानिकता पर अधिक जोर दिया था। संभवतः यही कारण था कि जितना भी अध्ययन उस दौरान किया गया 1960 और 70s के दशक में, वो सारा अध्ययन ऐसा था जो व्यक्ति के व्यवहार को तो केंद्रित करता था, लेकिन उससे संबंध मूल्यों को इग्नोर करता था। उसकी यही विशेषता उसकी मूल कमी भी बन गई और इसी आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना की गई। और व्यवहारवाद की इसी आलोचना को करते हुए डेविड ईस्टन ने यह बताया कि जो कमियां व्यवहारवाद में रह गई है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके प्रतिवाद स्वरूप और उसके सुधार स्वरूप हम एक नया सिद्धांत लॉन्च करते हैं जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाएगा। वस्तुतः जिन चीज़ों के कारण व्यवहारवाद की आलोचना की गई, उसमें एक तो फैक्ट बेस्ड स्टडीज़ बहुत ज़्यादा थी, तथ्य और आंकड़ों पर बहुत अधिक बल दिया गया और प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के कारण जो मूल्य, आदर्श और मानक थे, उनकी अवज्ञा हुई। इस कारण ना तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान पूरी तरह साइंस बन पाया और ना ही सोशल साइंस की उपलब्धियां अर्जित कर पाया, क्योंकि साइंस की तरह सटीक भविष्यवाणी की क्षमता राजनीति विज्ञान में उत्पन्न करने में हम बहुत सारे स्तरों को छोड़ पा रहे थे। और सोशल साइंस इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे थे, उनकी उपादेयता मूल्यों के बिना सांदर्भिक नहीं हो पा रही थी और एक्सेसिव एम्फेसिस दिया गया चूँकि क्वांटिफिकेशन पे, प्रमाणीकरण पर, आंकड़ों के एकत्रीकरण पर, तो ये वैल्यू न्यूट्रल स्टडी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जिससे कि हम राजनीति विज्ञान के एक स्थायी अवधारणा के रूप में इसे आगे चला सकते। और चूँकि अन्य जो सैंपल सर्वेज थे या वोटिंग बिहेवियर था, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने में, आंकड़े इकट्ठे करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में जो मूल मुद्दा था गवर्नमेंट और स्टेट, राज्य और सरकार के अध्ययन का, नागरिक के अध्ययन का, समस्याओं के समाधान के अध्ययन का, वो जो दिन प्रतिदिन की समस्या और दिन प्रतिदिन के जो प्रयोग थे नए, उसमें वो कहीं खो गया था। फलतः स्वयं डेविड ईस्टन ने यह माना कि जितनी ट्रांसपेरेंट स्टडी की हम अपेक्षा कर रहे थे एम्पेरिकल स्टडी के अंतर्गत, वो उतनी पॉसिबल नहीं हो पाई है। इसलिए व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप, उसकी अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया स्वरूप और वैज्ञानिकता पर अत्यधिक जोर दिए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसे स्वयं डेविड ईस्टन ने भी ये माना कि वह उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाएगा। वैसा 1960s से 70s में हेन जुलॉन ने भी बताया कि ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशंस के विरुद्ध एक तरह की प्रतिक्रिया थी उत्तर व्यवहारवाद, जो ये मानकर चल रहा था कि व्यवहारवादी अध्ययन के द्वारा किसी भी प्रकार के हम समयोचित और जो व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जितने भी सैद्धांतिक अन्वेषण किए गए व्यवहारवादी अध्ययन पर, उसके अगेंस्ट में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि अब पॉलिटिकल साइंस विल बी एक्शन साइंस। अब राजनीति विज्ञान को एक्शन साइंस के रूप में परिवर्तित करना होगा। क्यों? एन एक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंस और साइंटिफिक मेथड, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी के बिना हम किसी भी प्रकार के सटीक अध्ययन के और प्रामाणिक अध्ययन के द्वारा व्यवहारिक राजनीति का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लियो स्ट्रॉस ने भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि पॉलिटिकल थियोरी में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में स्पष्ट अंतर है। हन्ना अरेंट ने भी इस बारे में उत्तर व्यवहार से संबंधित अपने विचार प्रकट किए। वस्तुतः डेविड ईस्टन का स्पष्ट रूप से मत रहा कि हम एक एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए एकेडमिक एक्सरसाइज और एकेडमिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू ओरिएंटेड होनी ही चाहिए और वैल्यू ओरिएंटेड होगी तभी वो भविष्योन्मुखी होगी। भविष्य उन्मुखी होने का मतलब वो वर्तमान के और भविष्य की समस्याओं का आकलन करके उनका समाधान प्रस्तुत करने में सफल रहे। ऐसा विज्ञान, ऐसी अवधारणा उत्तर व्यवहारवाद के रूप में प्रस्तुत की गई। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 7 मूल तत्व बताए, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम उत्तरवादी व्यवहारवाद के द्वारा राजनीति विज्ञान में एक अगला चरण या एक अगला स्तर या एक अगला कदम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो व्यवहारवादी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अब और अधिक सांदर्भिक और महत्वपूर्ण
बना सकता है। तो इसमें शोध की सार्थकता और शोध की प्रासंगिकता ये दो मूल ध्येय थे, ये दो मूल आधार रहे उत्तर व्यवहारवाद के। शोध की सार्थकता का मतलब किसी भी ऐसे विषय, ऐसे बिंदु, ऐसे सब्जेक्ट पर ही शोध की जाएगी और वो शोध ऐसी होनी चाहिए जो समस्याओं के से संबंध होकर उसका समाधान प्रस्तुत कर सकती हो। मान लीजिए शोध हमने की 20 साल पहले और बहुत साइंटिफिक शोध प्रस्तुत की, लेकिन जब तक हमने उसका समाधान प्रस्तुत किया वो समस्या ही नहीं रही या समस्या और विकृत रूप में हो गई। तो कोई भी शोध इतने अधिक लंबे समय तक इतनी जटिल प्रक्रिया के द्वारा नहीं होनी चाहिए कि उसकी प्रासंगिकता, मूल समस्या की ही प्रासंगिकता या दिशा बदल जाए। तो शोध सार्थक होनी चाहिए और दूसरा शोध प्रासंगिक भी होनी चाहिए। उसका एक्शन ओरिएंटेड, उसका जो गोल होता है, उसकी जो दिशा हो, उसकी द्वारा जो समाधान प्रस्तुत किए जाएं वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में सांदर्भिक होते हुए भी अपने समाधान प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। 7 जो विशेषताएं बताई डेविड ईस्टन ने, उसमें पहली है तकनीक से पूर्व सार, अर्थात बहुत अधिक टेक्निकल और बहुत अधिक साइंटिफिक स्टडी करने से पहले उसका सार या उसका एसेंस इज प्रायर देन टेक्निक, उसका सार, उसका मूल्य, उसका महत्व, उसका उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमने तकनीक तो बहुत अधिक की, हमने आंकड़े इकट्ठे किए, हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, हमने उसका क्वांटिफिकेशन किया, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज किया, लेकिन जो उसका निष्कर्ष निकला वो हमारे मूल समस्या से ही परे हो गया, तो वो शोध किसी भी अर्थ में व्यवहारिक नहीं मानी जा सकती। इसलिए सारे उसका उद्देश्य और उसका महत्व किसी भी बिंदु का या समस्या का पहले महत्वपूर्ण है और तकनीक का स्थान उसके बाद में आता है। दूसरा, जो भी शोध की जाए वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देने वाली या सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी करने वाली होनी चाहिए। कोई स्टेटस क्यों अगर हम रखते हैं किसी भी विषय को या किसी भी स्थिति को, तो हमारे द्वारा किए गए किसी भी शोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जो भी शोध के परिणाम हों, नतीजे हों, वो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाले होने चाहिए, समाज को और विकासोन्मुख करने वाले होने चाहिए। नंबर 3, समस्याओं का निदान। जो भी शोध हो उसमें समस्याओं के निदान की प्रमुखता रहनी चाहिए। 4th, मूल्यों की भूमिका। व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन था, परंपरागत राजनीतिवाद में मूल्यों पर आधारित अध्ययन था। तो एक तरीके से दोनों ही दृष्टिकोणों ने एक पक्ष को इग्नोर किया था। परंपरावादी दृष्टिकोण में जहाँ तथ्यों का कम महत्व रखा गया था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में और व्यवहारवाद में तथ्यों को बल दिया गया, मूल्यों का कम दृष्टिकोण रखा गया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने ये जो डायकोटॉमी थी, फैक्ट वैल्यू डायकोटॉमी थी, तथ्य और मूल्यों का द्विभागीकरण था, उसे समाप्त कर दिया और माना कि मूल्यों के साथ तथ्यों का अध्ययन और तथ्यों के साथ मूल्यों का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, बुद्धिजीवियों की भूमिका। अर्थात राजनीति विज्ञानी सिर्फ सैद्धांतिक अध्ययन करने के लिए नहीं होने चाहिए। राजनीति विज्ञानी सक्रिय रूप से एक प्रोफेशन के रूप में राजनीति में भागीदारी करते हुए सामाजिक परिवर्तन के संवाहक होने चाहिए। अर्थात प्रोफेशनलिज्म ऑफ प्रोफेशन, हम अपने विषय का प्रोफेशनलाइज वे में प्रस्तुत कर सकें और सक्रिय भागीदारी के रूप में बुद्धिजीवी अपनी भूमिकाओं को रेखांकित कर सकें। एक विशेष आग्रह था उत्तर व्यवहारवाद का। नंबर 6, कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शन ओरिएंटेड साइंस हो लेकिन सिर्फ आंकड़ों तक नहीं हो, सिस्टमेटिक ही नहीं हो। जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करें, साइंटिफिक रिसर्च करें, वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य प्रेरित किया जाना चाहिए या कार्य होना चाहिए, उसका कोई एक्टिव रिजल्ट या एक्टिव आउटकम दिखना चाहिए। एंड लास्ट इज व्यवसाय का राजनीतिकरण, जो मैंने आपको बुद्धिजीवियों की भूमिका के साथ भी संबंध करके स्पष्ट किया कि जिस प्रकार अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था का नियामक नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं और वो भी एक सक्रिय अर्थशास्त्री के रूप में भागीदारी निभा सकता है। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक शिक्षक, राजनीति विज्ञान के शोधकर्ता भी अपने व्यवसाय का राजनीतिकरण कर सकते हैं। अर्थात सिद्धांत रूप में, वैज्ञानिक रूप से, व्यवस्थित रूप से हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उस विषय का योगदान हम गहन अर्थों में व्यवहारिक राजनीति में भी दे पाएंगे,
तब वो एक्शन से संबद्ध हो पाएगा, तब वह बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्पष्ट कर पाएगा, तब वह मूल्यों की भूमिका को समाज में समाहित कर पाएगा, तब वह समस्याओं के निदान के विकल्प प्रस्तुत कर पाएगा, और तभी वो सामाजिक परिवर्तन का संवाहक बनेगा, धारक बनेगा। और इस अर्थ में जो सार है वह तकनीक से पूर्व आ जाता है, एंड जो एसेंस है वो आपके साइंटिफिक मेथड से पूर्व आ जाता है। जब ये सारे तत्व होंगे, ये सारे लक्षण होंगे शोध में, तो स्वतः ही डेविड ईस्टन के अनुसार शोध सार्थक होगा और शोध की प्रासंगिकता बनी रहेगी। वस्तुतः इतने विकास के बाद में, इतने विश्लेषण के बाद में एक ये सीमा आ गई जब व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अंतर समाप्त हो गया, और उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की कमियों के साथ सीमांकन करते हुए दोनों ने मिलकर एक दृष्टिकोण के रूप में आगे के राजनीति विज्ञान को दिशा प्रदान की।